call is now being recorded. This call is now taking notes. द्वितीय सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी, कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आज के फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में वात पित्त कफ। अब हम लोग जो सेमेस्टर 3 का मानव शरीर विज्ञान में है वो चैप्टर 11 से शुरू होता है। तो चैप्टर 11 पर आज तिवारी जी प्रकाश डालेंगे। उसको सिस्टम को मानते हैं लोकोमोटर सिस्टम। तो उसी पर चर्चा के लिए तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ और शेयर तो आप खुद ही कर लेंगे। यस सर, स्वागत। अरविंद सर को प्रणाम और बाकी अपने साथियों को प्रणाम। हम लोग जैसा सर ने बोला लोकोमोटर सिस्टम पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं हम लोग। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजुअल है ना सर? हाँ विजुअल है, विजुअल है जी। तो हम लोग थोड़ा लोकोमोटर सिस्टम पे और इसमें जो मसल्स और नर्वस सिस्टम है, इस लेसन में हम लोग अभी लोकोमोटर सिस्टम पे कुछ चर्चा करते हैं। हमारे शरीर में जो पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, उन मूवमेंट के सिस्टम को इसमें स्टडी किया जाएगा। लेकिन इसमें जैसे बोन्स, जो फेस की बोन्स है या स्कल है, इनमें इनके मूवमेंट के बारे में नहीं है, लेकिन बाकी जो मूवमेंट है शरीर के, उस मूवमेंट के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इस लोकोमोटर सिस्टम में। तो लोकोमोटर सिस्टम में क्या है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है मूवमेंट के लिए हमारे शरीर में, ये बोन्स है जो इम्पोर्टेंट है। ये एक मानव शरीर को शेप प्रोवाइड करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग स्केलेटन बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे कि बॉडी उस पे रुकी हुई है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है और कवर करता है बाकी पोर्शन को, और मूवमेंट के लिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूवमेंट के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो उसमें जो मुख्य है, हम लोग बोन की चर्चा करेंगे। बोन्स हिंदी में इसको अस्थियां बोलते हैं, अस्थि। तो बोन क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू है और बना किसकी चीज से? तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है। ये मुख्य तत्व हैं बोन में, कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनकी उपस्थिति जो है, कैल्शियम फास्फेट और कार्बोनेट जो है, बोन्स को सुदृढ़ बनाते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं। माने ताकत देते हैं बोन को कि वो लोड को बियर कर सके और एक शेप में रुका रहे। तो बोन का मुख्य फंक्शन ये है बॉडी में। और इसमें क्या है कि जो शरीर में जितने भी अकार्बनिक तत्वों में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? कैल्शियम की है। ह्यूमन बॉडी में जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है वो कैल्शियम हाईएस्ट है, लगभग 1 kg कैल्शियम हुआ है। उस कैल्शियम का 98% जो है बोन्स में यूज होता है और बाकी बचा हुआ टीथ में और नेल्स में यूज है। तो कैल्शियम का जो अवेलेबल कैल्शियम बॉडी में, उसका 99% यूज होता है बोन्स में। और इसकी जो ये रिजिडिटी है, जो सुदृढ़ है, वो ये बनाता है कि मानव शरीर को ये एक निश्चित आकार दे सके और एक सेंट्रल एक्सिस है। और बोन्स के इनसाइड हम लोगों ने पढ़ा था, बोन मैरो है जहाँ पे ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। और ये कैसे काम करती है? दोनों एंड पर एक पिवोट का काम करता है जिससे कि बोन्स मूव कर सकती है। माने
बोन का जो एंड है वो पिवोट की तरह काम करता है मूवमेंट के लिए, और मांसपेशियों की मदद से हाथ पैर आगे की तरफ मूव करता है। अगर हम देखेंगे बोन्स को ना, तो इस तरह का एक शेप है। अगर आप बड़े बोन को देखेंगे तो इसके अंदर एक बोन, ये बोन मैरो है, येलो बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो है, ये बड़ी बोन है कोई। तो इस तरह का एक शेप दिखता है बोन का, दोनों एंड पे इसमें आर्टिकुलर है। जैसे ये देखेंगे आप, जैसे बोन का एक ज्वाइंट देखने की कोशिश करेंगे तो जो हार्ड पोर्शन है बोन में, जो हार्ड पोर्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हायर है, इसमें ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है बोन्स में। और बोन्स के एंड में या कहीं और पे जो कार्टिलेज है, जो बोन का पार्ट है लेकिन बोन से सॉफ्टर है, मुलायम है, इसमें जो पाया जाता है वो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो कैल्शियम फास्फेट के कारण बोन के एंड पर, जैसे कार्टिलेज अभी आपको कुछ स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, तो ये है कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ये मुख्य रूप से बनता है कैल्शियम फास्फेट, इसमें ज्यादा पोर्शन में रहता है। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और एंड पर पिवोट की तरह काम करता है, तो फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है। तो यहाँ पर जो पिवोट की तरह बोन काम करता है वो उसमें हेल्प करता है, क्योंकि हार्ड होने से घिस जाएगा तो यहाँ पे फ्लूइड होगा और भी चीजें होंगी। तो ये कार्टिलेज हमारे शरीर में और भी, जैसे आप देखेंगे नोज में, कान में, ये जितने बोन है सॉफ्ट बोन है। तो सॉफ्ट बोन का मतलब कैल्शियम फास्फेट है उसमें, और जहाँ हार्ड बोन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम फास्फेट बोन में होने के कारण जब बोन की किसी बोन जलता है, किसी मान ली बॉडी को, डेड बॉडी को जलाते हैं, तो ये जो फास्फोरस है यही इसको जलाने में सहायक होता है, बर्न करता है, क्योंकि फास्फोरस है। अब माचिस की तिल्ली लेंगे तो उसमें भी फास्फोरस का वो एक बना रहता है ऊपर एक एंड में जो जलता है। तो यही कैल्शियम फास्फोरस बर्न करने में हेल्प करता है। इस तरह का आप ये देखेंगे तो यही ज्वाइंट्स हैं। तो ये एक दिख रहा है कि इस तरह का मूवमेंट रहता है, कार्टिलेज है और साइनोवियल फ्लूइड रहता है यहाँ पर, और ये मूवमेंट पिवोट की तरह मूव करता है, दूसरे पे मूव कर पाता है। तो कार्टिलेज के कारण, और कार्टिलेज कहाँ है, नॉर्मली बड़े बोन के किनारे पर है जहां पे मूवमेंट होता है। ये है कार्टिलेज और बोन। बोन को देखेंगे अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी में, तो जो एक एडल्ट ह्यूमन है उसमें नंबर ऑफ बोन्स की जो है 206 है, 206 बोन है एक एडल्ट ह्यूमन। और बच्चों में ज्यादा होती है, 270 से 300 या प्लस भी होती है जो स्मॉल चिल्ड्रंस है। लेकिन जब वो पूरी तरह से रिमॉडलिंग हो जाती है तो ये 206 हो। कहाँ कहाँ बोन है और कैसे बोन है 206, ये हम लोग देख पाएंगे थोड़ा। ये दो इलाका है जो बोन को देखने का। अब देखेंगे इस तरह, अगर ये एक शेप को, तो जो बोन सेंटर में, बॉडी के सेंटर में है, जो बॉडी के सेंटर में है एक्सियल, जो एक्सियल है, अच्छे बोलते हैं ये एक्सियल, जो आप लाइट स्काई ब्लू कलर से देख पा रहे हैं। तो ये एक्सियल है, माने बॉडी के सेंटर में है, एक्सिस में है। और ये क्या करता है कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं, क्रिटिकल पार्ट्स, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो सुरक्षित होते हैं किसी भी बाहरी अटैक से। ये जहां तक संभव है उन पार्ट्स को सेव करता है। इन बोन, ये खुद ही लोड को बियर करता है। अगर किसी वजह से इन पे चोट लगती है तो इनसाइड जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे थोड़े केस में लीवर है, लंग्स है, हार्ट है, इधर स्टमक है, तो इन सारी चीजों को सेव करता है एक्सियल पार्ट ऑफ द बोन। और जो अपेंडिकुलर है, जो आप थोड़ा लाइट रेड से देख पा रहे हैं, ये अपेंडिकुलर है। और लाइट रेड से देखेंगे तो अपेंडिकुलर पार्ट है,
और स्काई ब्लू से देखेंगे तो ये एक्सियल पार्ट है। इसको दो हिस्से में, जो अपेंडिकुलर है ये किसी विशेष बॉडी पार्ट्स को सेफ्टी नहीं देता, ये मुख्य रूप से मूवमेंट के काम में आता है। हैंड, लेग्स, ये सारी चीजें मूवमेंट के काम में आती है ह्यूमन के। और एक्सियल जो है मुख्य रूप से सेफ्टी का काम भी करता है। स्ट्रक्चर तो वही देता ही है, एक ढांचा बनता है ह्यूमन बॉडी का, लेकिन वो ये काम करता है जो एक्सियल स्केलेटन है, सेफ्टी का काम करता है। तो जो टोटल 206 बोन है उनको हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे बोन कैसे है। तो हम लोग हाथ और पैर को लिम्ब बोलते हैं इस मेडिकल भाषा में, लिम्ब। तो अपर लिम्ब हाथ को और लोअर लिम्ब पैर को बोलते हैं। तो अपेंडिकुलर में टोटल जो बोन है वो 126 है, और वो कैसे, और एक्सियल में 80 बोन्स है। अपेंडिकुलर में हम देखेंगे कि हमारा हाथ पैर ये जो है, ये अपने एक हाथ में देखेंगे तो दोनों हाथ मिला के 60 बोन है, एक में 30 बोन है। तो 60 बोन हाथ में है, दोनों हाथ मिला के 60 में 60 बोन लेग्स में है, और 2 ये जो है पेल्विक में, 2 क्लेविकल में और स्केपुला में। तो ये 126 बोन है। हैंड में 60, लेग में 60, पेल्विक 2, क्लेविकल 2 एंड स्केपुला 2। तो इसको देखते हैं कैसे है ये अपेंडिकुलर। और एक्सियल में देखेंगे तो 80 बोन है, 26 इन्वर्टेब्रल कॉलम में है, 25 रिब केस और 29 हेड में है। ये एक्सियल में बोन है। तो अगर हम लोग इनको देखना चाहें कि कैसे और कहाँ पे है, जैसे देखिए ये हैंड में अगर बोन देखना चाहें, ये एक हैंड का बोन्स के पिक्चर है, तब देखेंगे कि जो कंधे के नीचे हाथ जहां से शुरू होता है, जो पहली बोन है, ये ह्यूमरस। हाथ का जो पहला बोन है कंधे से लेके कोहनी तक, ये ह्यूमरस है। उसके बाद ये बोन 2 हिस्से में बढ़ जाता है, एक रेडियस, एक अल्ना। उसके बाद जो बोन है कलाई में, ये कार्पल है, कलाई में कार्पल है। उसके बाद मेटाकार्पल और फेलेंजेस। अब देखेंगे तो इस तरह ये बोन है। तो ह्यूमरस बोन, रेडियस, अल्ना। जो अंगूठे की तरह बोन होगी वो रेडियस होगी, और जो स्मॉल फिंगर की तरफ होगी वो अल्ना होगी। अब देखेंगे कि जो ये अंगूठे की तरफ बोन होगी वो रेडियस होगी, और ये अल्ना होगी दूसरी तरफ। ये बोन है। उसके बाद कार्पस, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। इनको इस अलग से पिक्चर में देखेंगे तो नंबर ऑफ बोन्स कितनी हुई? ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 1, 1, 2, तो 3 हो गया। कार्पल जो कलाई है इसमें 8 बोन होंगे। मेटाकार्पल जो कलाई से लेके उंगलियों तक के बीच का, जिसको हम लोग हथेली बोलते हैं, इसमें 5 बोन है जो 5 उंगलियों से कनेक्ट होती है। और 5 उंगलियों में, 4 उंगलियों में 3 बोन है, 3 ज्वाइंट है, और अंगूठे में 2 है। अंगूठे में चूंकि 2 है तो अगर आप देखेंगे तो फ्लैंजेस जो है, उंगली के जो फ्लैंजेस हैं, इनमें 3 है। तो 3 × 4 12 और 2 थंब में, तो 14 हो गया। 12 और 2 14 बोन हो गया। 5 बोन मेटाकार्पल में हो गया, और कार्पल में 8 बोन हो गया। 2 रेडियस अल्ना और 1 ह्यूमरस। इस सबको जोड़ेंगे तो 30 बोन हो जाती है, 30। ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, 3, और 5 कार्पस में 8, 8 होती है 11, 5, 11 और 16 और 14 इसमें आएगी, तो 13। तो ये 30 बोन एक हैंड में है, दूसरे हैंड में भी 30 बोन है। अब देखेंगे दूर वाले को डिस्टल फेलेंजेस बोलते हैं, नीचे वाले को प्रॉक्सिमल। डिस्टल, प्रॉक्सिमल और मिडिल फेलेंजेस इसमें कलर से दिखाया हुआ है। तो ये सबसे दूर वाला डिस्टल है, फिर मिडिल फेलेंजेस है, और प्रॉक्सिमल फेलेंजेस है। ये इनको बोलते हैं, इनका नाम है कि डिस्टल फेलेंजी बोलते हैं। तो 30 बोन एक हाथ में हुआ, दूसरे हाथ में भी 30 होगा, तो ये 60 बोन हाथ में होगा। तो हैंड में हम लोगों ने देखा था कि 60 बोन होगा। तो इस तरह ये
फिंगर का होगा। अगर लेग में देखेंगे, लेग में भी हम लोग बोले थे 30 बोन है। तो सबसे पहले ये फीमर आएगी जांग के नीचे, फीमर के बाद ये दो हिस्से में बढ़ जाएगी, टीबिया और फिबुला। टीबिया सामने वाली है, चमकीली बोन होती है। फीमर जो बोन होती है ये सबसे बड़ी बोन बॉडी की होती है, ये सबको पता है। सबसे हैवी बोन है बॉडी की फीमर, जो जांग में आती है, ये सिंगल है। घुटने से दो हिस्से में बढ़ जाती है, टिबुला और फिबुला। इनके बीच में जो एक एक कैप है सर्कुलर, इसको पटेला बोलते हैं। इस बोन का नाम है पटेला। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ये बोन हो गई। और इसके नीचे देखेंगे तो जैसे कलाई था, कार्पल, यहाँ टार्सल है। यहाँ टार्सल में 5 बोन है, टार्सल में वहां पे 8 बोन था, यहाँ टार्सल में 7 बोन है, क्योंकि यहाँ का एक कम है बोन जो यहाँ पटेला पे है। तो अगर काउंट करेंगे तो पटेला 1 प्लस टार्सल 7, 8 हो गया। और वहां पे कार्पल में ऑलरेडी 8 था। और उसी तरह फैलेंजेस में 14 और मेटाकार्पल में, मेटाटार्सल में 5। काउंट करेंगे तो ये भी 30 होगा। 1 ह्यूमरस, 1 पटेला, 1 टिबिया, 1 फिबुला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल। मेटाटार्सल मतलब कि टार्सल से फ्लैंजेस के बीच में, उंगली के पहले जो पंजा है इसके यहाँ पे 5 और टार्सल में 7, मेटाटार्सल 5। और ये फ्लैंजेस वैसे ही 14 है, अंगूठे में 2 और बाकी उंगली में 3। तो ये 12 + 2 14। तो ये ऐड करेंगे तो ये क्या होगी, ये 30 बोन होगी। तो 30 बोन हाथ में, एक में, 2 में मिलके 30 30 60, मतलब 60 हो गया। लेग में 30 + 30 60 हो गया। तो 120 बोन्स लेग और हैंड में है। अब ये देखेंगे कि बाकी 2 बोन, बाकी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 126 बोन है। तो 2 + 2 पेल्विक, क्लेविकल एंड स्केपुला। तो देखेंगे कि ये जो है, ये बोन पेल्विक है दोनों ओर। तो ये 1 और 1 2, पेल्विक 2 हो गई। अब देखेंगे ये ऊपर जो है क्लेविकल बोन है, और ये जो पीछे बड़ा सा बोन है जो पीछे से टच में आता है, स्केपुला। स्केपुला और क्लेविकल यहाँ पे है और पेल्विक नीचे है। तो 2 + 2 + 2 6 हो गया। सॉरी, इस क्लेविकल और स्केपुला को अगर एक मान लिया जाए तो इसको बोला जाता है शोल्डर ग्रिडल। माने शोल्डर ग्रिडल अगर कोई कहता है तो इसका मतलब ये है कि स्केपुला और क्लेविकल बोन एक साथ है, ये दोनों। और ये क्लेविकल बोन नॉर्मली जुड़ी कम रहती है, ऐसे एक तरह से मिनिमम ज्वाइंट के साथ ऊपर रखी है, ये सबसे कमजोर है, मिनिमम लोड पे ये उखड़ जाता है क्लेविकल। और तो ये शोल्डर ग्रिडल है इन दोनों को मिला के, स्केपुला और क्लेविकल बोन को। तो इस तरह ये 6 मिला लिए तो 160 बोन अपेंडिकुलर में हुआ। तो 1। और एक्सियल की बात करेंगे हम लोग सेंटर में बॉडी के। आप ये देखिए, ये सेंटर ऑफ बॉडी है। ये देखेंगे कि रिब केज में 24 है, 12 पेयर है, और स्टर्नम बीच में है, तो ये 25 हो गया। रिब केज में नीचे 2 पेयर जो है यहाँ ज्वाइंट नहीं होता स्टर्नम से, बाकी 10 पेयर ज्वाइंट होते हैं। तो 12 पेयर है, 12 इधर 12 इधर, दैट इज 24। और एक स्टर्नम सेंटर में जो सब जुड़ा हुआ, तो ये 25 बोन रिब केज में है, रिब केज में है। और 26 बोन सर्वाइकल, ये वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 और कॉक्सिक्स 1। इसको देखेंगे तो ये 26 बोन है। तो 26 बोन वर्टिब्रल कॉलम में है और रिब और स्टर्नम में 25। तो ये हो गया। अब बचता है 29, क्योंकि 26 है, इसको देखेंगे तो 51 हो जाएगा। 80 बोन्स में से 51 हो गया, तो हेड में 29 बोन होते हैं।
ये ध्यान रखिएगा, हेड में नंबर ऑफ बोन्स 29 है, हम लोग हेड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर स्कल की बात करें तो स्कल में केवल 22 होते हैं। जो ईयर है अपना कान, इसमें 6 बोन, तीनों और दोनों और 3 बोन होती है। एमआईएस जो है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 होती है, कार्टिलेज है ये। तो ईयर में 6 बोन है और एक हार्ड बोन है जो ये दिखता है, ये एक बोन दिखता है हार्ड बोन, यहाँ पर ये 1 बोन होती है। तो इसको देखेंगे अगर तो बैकबोन में 26, मैंने हम लोग जिसकी बात कर रहे थे वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स में 24, स्टर्नम बोन, और हेड में 29। तो हेड में जो 29 है उसमें एक हार्ड बोन है जो ये दिख रहा, कान में 6 है और स्कल में 26 है। अगर स्कल में 26 देखेंगे तो जो ये फेस सामने की तरफ है इसमें 14 है और जो स्कल है उसमें 8 बोन्स है। ये सामने देखेंगे तो इसमें फेस में 14 बोन्स है और ऊपर जो स्कल है इसमें नंबर ऑफ बोन्स 8 है। फेस में सामने 14 है और स्कल में 8 है। इस तरह ये 80 बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स सेंट्रल में, एक्सिस में, एक्सियल में ये 80 बोन्स हैं। 8 ये क्रेनियल बोन्स हैं, 14 फेशियल बोन्स हैं। तो ये जो दिखा ये वर्टिब्रल कॉलम में जैसे हम लोग देख रहे थे 7, 12, 5, 1, 1, और ये रिबकेज है, आप देखेंगे तो ये 12 पेयर है, स्टर्नम है और नीचे वाला 2 जुड़ा नहीं रहता, इसको फ्लोटिंग बोलते हैं। तो ये टोटल 26 बोन हुआ। अब देखें तो ये हुआ फाइनली, एक लुक देख ले, नंबर ऑफ बोन्स 206, अपेंडिकुलर 126 और एक्सियल 80 है। अपेंडिकुलर में हाथ में 60 बोन है, 30 + 30, लेग्स में 30 × 2 मतलब 60 है, 2 पेल्विक, 2 क्लेविकल और 2 स्केपुला। ये अपेंडिकुलर में 126 बोन है। एक्सियल में 80 बोन हुआ, 26 वर्टिब्रल कॉलम में, 25 चेस्ट में जिसमें स्टर्नम और रिब्स हैं 12 पेयर, और 29 हेड में होती है। हेड में 29 है लेकिन स्कल में 12 है, ईयर में 6 है और एक हार्ड बोन है। तो 29 कैसे हुआ? 22 + 6 + 1 इज 29। तो ये क्लियर है कि स्कल में 22 बोन है जिसमें फेस में 14 है और क्रेनियम में 8 है। ऊपर जो खोपड़ी है उसमें 8 है और जो सामने चेहरा है इसमें 14 बोन है। तो नंबर ऑफ बोन्स जो हमारी बॉडी में है ये 206 हुआ एक एडल्ट ह्यूमन में। कान वाले बोन को ये एक शेप दिख रहा था, हम लोगों ने जैसे बोला था मेलियस, इनकस और स्टेप्स है। और इसमें देखेंगे तो एक जो इसमें एक होल होता है जहां से स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स जाती है ब्रेन को। तो इसमें एक ये होल होता है जिसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। इस होल में से ये उसका एक हिस्सा है। इसमें से अब देखेंगे तो यहां से ही ये जो होल दिख रहा है ये सारे स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व्स मूव करते हैं बॉडी टू ब्रेन, जहां से भी ये नर्व्स निकलती हैं। तो फोरामेन मैग्नम जो है इस होल का नाम होता है इस उसमें। तो ये था नंबर ऑफ बोन्स इन अ बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ये बोलता है कि आम धारणा के विपरीत अस्थियां जड़त्व अभी, मैंने बोन्स डेड नहीं होती हैं, वो बाकी सेल्स की तरह ही जो है, टिश्यू की तरह लाइव हैं, एक्टिव हैं। इनका मेटाबॉलिज्म स्लो तो है और इनके सेल का भी डीके कम होता है। ये गर्भ में ही ये बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब बाहर ये परिपक्व होती हैं, इनकी रीमॉडलिंग, जो बोन्स की रीमॉडलिंग है वो 20 से 21 ईयर्स तक होती रहती है। कि मतलब 20 से 20 ईयर तक इनकी बोन में चेंजेस आते हैं और यहाँ पर 21 के बाद चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर 206 नंबर ऑफ बोन्स जो है हो जाती है। तो ये एज है 20 to 21 जब रीमॉडलिंग जब तक होती रहती है, मतलब बोन में चेंजेस आते रहते हैं।
इसमें कौन कौन से हार्मोन सक्रिय हैं? ग्रोथ हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, थायरोकैल्सिटोनिन है, पैराथार्मोन है और सेक्स हार्मोन। ये हार्मोन भाग लेते हैं इस बोन्स के डेवलपमेंट में। कंपोजिशन क्या है बोन का? इनमें 25% वाटर है, 75% सॉलिड मटेरियल है, कार्बनिक तत्व या प्रोटीन जो है 30% है, और कार्बनिक फास्फेट और कार्बोनेट 36% है, और साल्ट 9% है। अन्य साल्ट ये कैसा दिखती है? अगर हम लोग देखें तो लंबी अस्थियों के बीच में सिलिंड्रिकल ये कैविटी है, मेडुलर कैविटी, इसमें स्पॉन्जी रक्तचाप भरा रहता है, और यही रक्त कोशिका बनाने, रक्त सेल, ब्लड सेल्स बनाता है। अब देखेंगे ये बोन एक शेप ऐसा है, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा है। तो इसमें देखेंगे ना कि ये मेडुलर कैविटी है, ये अंदर देखेंगे जो अंदर सिलिंड्रिकल होल है, ये अंदर से दिख रहा, इसी को यहाँ पर इसको मेडुलर कैविटी बोलता है। इसी के अंदर ये भरा रहता है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये वाला जो है मेडुलर कैविटी, ये कैविटी है, इसी में बोन मैरो है। इधर येलो बोन मैरो है और ऊपर की तरफ देखेंगे रेड बोन मैरो है। तो बड़ी हड्डियों के किनारे पर जहां पे रेड बोन मैरो है, यहाँ पे बोन सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल्स यहाँ पे भी बनते हैं, रेड बोन मैरो जहां लिखा हुआ। तो ये येलो बोन मैरो है, इस कैविटी को मेडुलर कैविटी बोलते हैं। और इसको देखिए, एक ये जो येलो बोन मैरो है, अगर इसको देखेंगे तो ये 12 जो इसको घेरा हुआ है वो एंडोस्टियम है। एंडोस्टियम जो है इसके चारों तरफ एक घेरा बनाया हुआ है, एंडोस्टियम। और ये जो थिकनेस है, ये देखिए, ये मोटी थिकनेस आपको दिख रही है, ये हार्ड वाली लेयर है, अलग अलग थिकनेस में पेरिस्टियम है जो सबसे भारी है, जो हार्ड है, सेफ्टी प्रदान करती है इस चीजों को। और ये रेड जो दिख रहा है, ये ब्लड न्यूट्रिएंट आर्टरीज हैं, ये ब्लड के आर्टरीज हैं जो बोन्स में जाती है, यहाँ से मूवमेंट है ब्लड का इनमें। फॉर्मेशन यहाँ हम लोग बोले थे, रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। तो ये देखेंगे तो मेडुलर कैविटी, और ये एक सिलिंड्रिकल शेप है। नॉर्मली जो बड़ी बोन्स है वो इस तरह की दिखती है, और उन्हीं के एंड पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बाहर वाले हिस्से को कंपैक्ट बोलते हैं, जो लोड बियर करता है, और यहाँ पे इस कवर को पेरिस्टियम बोलते हैं। एंड में यही जहाँ पे बोन मैरो रेड वाला होता है, यही स्पंजी बोन है, रक्तचाप, ये स्पंजी बोन है, जहाँ ये रेड ब्लड सेल है, इसके यहाँ पे स्पंजी बोन है। तो यही वहां पे लिखा हुआ है कि यह गुहा चारों ओर से एक रक्तीय एरियोलर वैस्कुलर एरियोलर टिश्यू की मेम्ब्रेन से घिरी हुई एंडोस्टियम, जिसको हम लोगों ने देखा था। तो ये पूरा वही बोल रहा है, डिफाइन कर रहा है कि किसको पेरिस्टियम है, कहाँ पे है। तो ये हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसमें कि ये मुख्य रूप से इनके पार्ट है। अब ये कह रहा है कि अगर कोई बोन इमीडिएट निकाली गई हो तो कैसी दिखती है? जो उसकी एक्सटर्नल लेयर है वो पिंक कलर की दिखती है, गुलाबी सफेद दिखती है, और अगर इसको तोड़ा जाए तो इसके अंदर गहरे लाल रंग, अंदर वाला हिस्सा गहरा लाल दिखाई देता है। शरीर के अन्य ऊतकों की तुलना में यह रिजिड हार्ड लेयर ही है। इसमें आंशिक माने जो इलास्टिसिटी है वो कम है। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों की हड्डियां अधिक लचीली होती हैं। अस्थि का लचीलापन उसका भार सहने की क्षमता का देते हैं। भार सहने की चरम सीमा मतलब जहां पर वो बोन ब्रेक हो जाए, जहां तक लोड बियर करे, उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर लोड ये हड्डी टूट सकती है, उसको ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। लंबवत लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेशन की बात हो रही है। अगर उसकी लंबाई में लोड पड़ता है, साइड से नहीं, लंबाई में, तो कितना लोड बियरिंग है? जो क्लेविकल है वो 192 केजी लोड बियर करती है। जो ह्यूमरस है, हाथ की हड्डी, 600 किलोग्राम, और फीमर जो जांग की हड्डी है वो 756 किलोग्राम लोड बियर करती है। ये कई बार क्वेश्चन आता है। इसमें एक और है, अस्थियों में परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाने की क्षमता है। अगर पांव से टिबिया हस्ती निकाल दिया जाए तो फिबुला का भार और मोटाई बढ़ जाता है और बॉडी का लोड बियर करने लगता है।
मतलब कोई एक बोन निकल जाए तो वो इसको एडजस्ट करने का, परिवर्तन करने की क्षमता बोन्स में है। वही सेंट्रल एक्सिस प्रदान और आकार प्रदान करती है, हम लोग पहले ही बोले हैं ये बात, चलयमान है। इनमें क्या है, और ये वॉलंटरी है। अब हम लोग ये जो बोन्स हैं, इनका जो मूवमेंट है, मसल्स, स्केलेटन मसल्स जो है, जो बोन से जुड़ी हुई मसल्स हैं, हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, जो मसल्स बोन से जुड़ी हुई हैं, स्केलेटल मसल, इनका स्वभाव कैसा है, वॉलंटरी है। मतलब आप मूव करा सकते हैं जिधर मूवमेंट कराना चाहे। और इनमें गुण क्या क्या है, दो विशेष गुण हैं। नर्व की तरह इनमें एक्साइटेबिलिटी है, और जो विशेष एक गुण है वो कंट्रैक्टिलिटी है। माने ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचन होता है। जब भी उसकी जरूरत होती है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर एक्सपेंड हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट होने के गुण के कारण, कंट्रैक्शन जो इसकी प्रॉपर्टी है, उसके कारण ही जो बोन्स के ज्वाइंट है वहां पर मूवमेंट पॉसिबल होता है। अगर ये कंट्रैक्ट नहीं होती तो मूवमेंट नहीं होता। तो जो स्केलेटन मसल है, उनके ये विशेष दो गुण हैं जिसके कारण मूवमेंट होता है। ये कैसे है? ये स्केलेटल मसल की हम लोग बात कर रहे थे, ये कैसा है। अब देखिए, ये स्केलेटल मसल्स क्या है, इनको मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। क्योंकि जो ये सेल हैं, इनके स्केलेटल मसल के सेल जो हैं, वो लंबे लंबे धागे की तरह होते हैं, इसीलिए इनको मसल फाइबर भी कहते हैं। मसल फाइबर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो, अगर एक मसल का हम लोग एग्जांपल ले कि एक मसल कैसे है, ये मसल क्या करती है, ये स्केलेटल मसल एंड में कनेक्टेड टिश्यूज बना के और टेंडन जनरेट करता है। टेंडन ये जो दिख रहा है, और यही टेंडन बोन और स्केलेटन मसल्स का कनेक्टिंग पॉइंट है। बोन और को स्केलेटन मसल से कौन जोड़ता है, वो होता है टेंडन। और टेंडन कैसे बनता है, ये जो स्केलेटन मसल्स के जो इनकी कनेक्टिव टिश्यू है, वो एक साथ मिलके सब जुड़ के, आप देखेंगे अलग अलग जाके जुड़ के टेंडन का निर्माण करती है। तो टेंडन की भूमिका क्या है, ये कनेक्ट करता है बोन से मसल्स को, स्केलेटन मसल्स को। तो अगर इसको स्केलेटन मसल्स की अगर हम लोग वो देखने की कोशिश करें कि शेप स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये बंडल्स में पाए जाते हैं। इस मसल्स की जो बाहरी लेयर है, इसकी ये कनेक्टिंग टिश्यू है। जो बाहरी लेयर ये कनेक्टिंग टिश्यू की तरह है, और इसका नाम है इपीमाइसियम। इसके अंदर बंडल्स में जो कनेक्टिंग टिश्यू है इपीमाइसियम मसल्स के, इसके अंदर जो ये सेल्स है, मसल सेल्स वर्सेस फाइबर्स, ये बंडल्स में पाए जाते हैं। जैसे ये थाउजेंड्स में भी, हंड्रेड से थाउजेंड्स क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो ये जो बंडल्स हैं छोटे छोटे, जो इपीमाइसियम के अंदर है, ये क्या है, एक एक बंडल है। और इसमें इसके जो बाहरी लेयर है, इसको बोलते हैं फेसिकल। ये जो बंडल्स है, इनके बाहरी लेयर को, इनको फेसिकल बोलते हैं। और एक मिनट प्लीज, सॉरी, आवाज आ रही है सर? आ रही है। ओके। तो ये जो फेसिकल है, जो बंडल्स हैं, इनको फेसिकल बोलते हैं। और इन फेसिकल की जो कनेक्टिंग, इनकी एक अपनी कनेक्टिंग टिश्यू है जो आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। इस बंडल की जो आउटर लेयर है कनेक्टिंग टिश्यू, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम।
ये जो पूरे मसल था, इसकी सेल, इसकी पूरी आउटर लेयर को इपीमाइसियम था, लेकिन बंडल की जो आउटर लेयर है इसका नाम है पेरीमाइसियम। ये बंडल को सराउंड करता है और इसके अंदर ये छोटे छोटे हैं, ये मसल फाइबर्स है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये मसल फाइबर्स हैं। और मसल फाइबर की एक अपनी सराउंडिंग होगी, कनेक्टिंग लेयर होगी मसल फाइबर की, इसको बोलते हैं इंडोमाइसियम। फेसिकल की जो सराउंडिंग है उसका नाम आउटर लेयर है पेरीमाइसियम, लेकिन उसके अंदर जो मसल फाइबर्स है वो बंडल्स में है। जैसे एक बड़े बंडल है वैसे छोटे बंडल में, जो छोटे बंडल में वो है मसल फाइबर्स, वो धागे की तरह है इसीलिए उसको फाइबर बोलते हैं। तो ये जो मसल फाइबर मसल सेल है, ये मसल फाइबर मसल सेल से ये एक इनकी एक अपनी वो है बाहर वाली लेयर जिसको बोलते हैं इंडोमाइसियम। जो सबसे बाहर थी वो इपीमाइसियम, फिर बंडल की जो एक्सटर्नल लेयर थी वो पेरीमाइसियम, उसके इनसाइड जो मसल फाइबर के बंडल है वो है इंडोमाइसियम। ये तीन नाम है, फेसिकल की आउटर लेयर पेरीमाइसियम है और जो मसल फाइबर की आउटर लेयर है वो इंडोमाइसियम। तो ये स्ट्रक्चर है, और ये रेड रेड ब्लड सेल दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है एक मसल्स का, स्केलेटन मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। एक बड़े ये बंडल में पाए जाते हैं, तो छोटे एक उसके अंदर बंडल है, फिर उसके अंदर बंडल है, और सबसे अंदर जो रेड ये दिख रहे हैं ये है मसल फाइबर, ये मसल धागे की तरह होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन है, और ये सब लोग, ये सारे मसल्स फाइबर, ये इपीमाइसियम, ये मिलके टेंडन का निर्माण करती है जो मसल्स को बोन से जोड़। ये है स्केलेटन मसल का स्ट्रक्चर। अगर आप एक देखेंगे तो जैसे ये दिख रहा है वही चीज, ये देखिए टेंडन है, ये मसल्स है, ये मसल्स है, और इसके जो देखिए सबसे बाहरी लेयर है इपीमाइसियम, अंदर पेरीमाइसियम जो हम लोगों ने देखा था, ये फेसिकल है और मसल फाइबर है। ये जो बाहर वाली कनेक्टिंग लेयर है जो इपीमाइसियम है, ये सब मिलकर टेंडन का निर्माण करती है और ये मसल्स को बोन से जोड़। क्लियर हो रहा है सबको? रेखा मैडम बताइए। हाँ, देखिए उसको दोबारा सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक तिवारी जी कंटिन्यू। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये टेंडन बोन्स को कनेक्ट करता है मसल से, तो ये उसका एक स्ट्रक्चर था, हम लोगों ने ये देखा। जैसे आप देखेंगे अगर कोई दूसरा शेप भी देखेंगे तो इस तरह ये दिखता है। सबसे बाहर वाला एपीमाइसियम है, उसके अंदर जो फेसिकल है उसका पेरीमाइसियम है, ये फेसिकल का, और उसके अंदर जो है ये जो एक निकाल लेंगे धागा तो इसका एंडोमाइसियम है, और एक जो ये फाइबर है मसल फाइबर उसको मायोफिब्रिल भी बोलते हैं। एक जो धागा निकलेगा इसको मायोफिब्रिल भी बोलते हैं। ये मसल फाइबर का है, जो सबसे पतले धागे हैं उनको मायोफिब्रिल बोलते हैं। ये क्लियर? अब आप ये देखिए कि जो ये जो मायोफिब्रिल है ना, ये एक मसल फाइबर है या मसल सेल्स। इस मसल सेल्स की एक अपनी कनेक्टिंग टिश्यू होगी और इसका एक मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा? इसका अपनी एक कनेक्टिंग टिश्यू होगी और इसका एक अपना मेम्ब्रेन होगा। इस मेम्ब्रेन कनेक्टिंग टिश्यू बाहर है और सेल मेम्ब्रेन है, जो ये क्या है मसल फाइबर एक मसल सेल्स है। तो मसल सेल्स की अपनी एक सेल मेम्ब्रेन होगी, आउटर सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, इसको बोलते हैं सार्कोलीमा। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। मसल सेल्स की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा क्या है?
सेल मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की। ये जो एक मसल फाइबर दिख रहा है, यहाँ मायोफाइब्रिल लिखा है, इसके जो बाहर कनेक्टिंग टिश्यू के साथ जो एक सेल मेम्ब्रेन है, हर सेल का मेम्ब्रेन होगा, कोई भी सेल होगा उसका एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, अंदर न्यूक्लियस से बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर है उसका नाम है सार्कोलीमा। और ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाता है सेल का, जैसे बाकी जगह मेम्ब्रेन में, तो इसको बोलते हैं सार्कोलीमा। और ये एक मसल सेल्स का स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे वहां सेल्स में लिक्विड भरे होते हैं, तो इस सेल के अंदर भी लिक्विड भरा रहता है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, लिक्विड भरा हुआ है, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। वो किसके अंदर होगा, सेल मेम्ब्रेन के सार्कोलीमा के अंदर होगा। और यहाँ देखते हैं, यहाँ एक कह रहा था सार्कोमियर। सार्कोमियर एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, माने मेजरमेंट की यूनिट है। इसमें देखिए बैंड, लाइट बैंड और डार्क बैंड दिख रहे हैं, तो दो डार्क बैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो सार्कोमियर है। ये फंक्शनल यूनिट है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सार्कोलीमा और सार्कोमियर दोनों में अंतर समझ लेते हैं। सार्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन है और स्ट्रक्चरल यूनिट है, सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट है। ये दो बैंड के बीच का डिस्टेंस है। इसमें देखिए कह रहा है कि इसके सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल पैरेलल बिछे हुए, जो हम लोगों ने बात किया था। इसमें क्या है, दो मायोसिन है, एक्टिन और मायोसिन, ये दो आइटम है, एक्टिन और मायोसिन, जो क्या करते हैं, बराबर दूरी पर जेड लाइन में कसे होते हैं। अब ये थोड़ा सा टिपिकल, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं। ये जो जेड लाइन है, ये एक्टिन मायोसिन दो प्रोटीन है जो इसके अंदर लगते हैं। तो इन दो जेड लाइन के मध्य में जो डिस्टेंस है वो सार्कोमियर है, और यही इसका फंक्शनल यूनिट है। हम लोग यहाँ देखे थे, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, एक लाइट बैंड, ये डार्क बैंड। तो इस दो बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो सार्कोमियर है। तो सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट एंड सार्कोलीमा इज ए स्ट्रक्चर, क्योंकि सार्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन है जो स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि सार्कोमियर और पाए क्या जाते हैं, इसके अंदर दो प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन, दो प्रोटीन पाए जाते हैं इसके अंदर सार्कोलीमा। इसमें जैसे वहां ग्लोबुल, यहाँ सारी इसी तरह होता है, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ये सारी चीजें पाई जाती है नॉर्मल सेल की तरह, ये वो है। तो ये हमको इतना जानना है कि सार्कोलीमा क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, और सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट है, और दो प्रोटीन एक्टिन मायोसिन पाए जाते हैं। और मायोफाइब्रिल जो है उसकी सबसे छोटी फाइबर है इस सेल का, इस स्केलेटन सेल्स का, मसल सेल्स का। ये कॉन्ट्रैक्ट होने की गुण रखता है, हम लोगों ने बात किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के गुण के आधार पर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस गुण के आधार पर इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है टाइप 1 या रेड मसल्स, और दूसरा टाइप 2 माने व्हाइट मसल्स। रेड मसल्स क्या कर रहा है कि इन मसल्स फाइबर्स का डायमीटर कम होता है, लेकिन इनकी संकुचन क्षमता भी कम होती है। जैसे पीठ में मसल्स, पीठ में जो मसल्स हैं ये क्या है, इनका डायमीटर भी कम है, और ये संकुचित, इनका कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी कम है, ये कम उतनी मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये टाइप 1 या रेड मसल्स हैं। और दूसरा क्या है, टाइप 2 व्हाइट मसल्स हैं। इनका डायमीटर ज्यादा होता है और इनका कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता भी ज्यादा। जैसे आंख में देखेंगे, फिश इतना भी घूम जाती है, आंख चारों तरफ घुमाएंगे तो बहुत तेजी से घूम जाती है। तो इनकी कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी ज्यादा है व्हाइट मसल्स का, और रेड मसल्स की कैपेसिटी कम है। डायमीटर भी कम है, कैपेसिटी भी कम है। ये क्वेश्चंस आते रहे अपने एग्जाम में। ये जो मसल्स हैं इनका कंपोजिशन क्या है, 75% वाटर है और 25% सॉलिड एलिमेंट, 1 to 1.5 अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक जिसको हम लोग बोलेंगे, और 23 से 0.5 to 14 ये कार्बनिक है।
प्रोटीन 20% है, सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, बसा, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन युक्त, एटीपी, एडीपी, एएमपी, क्रिएटिनिन, फास्फेट, पिगमेंट है, मायोग्लोबुलिन है, साइटोक्रोम, एंजाइम, कोएंजाइम। तो ये सारी चीजें हैं मसल्स फाइबर्स में, माने मसल सेल में। इनकी स्केलेटल मसल्स के जो कुछ गुण हैं इनको देख लेते हैं। एक्साइटेबिलिटी है, ये मतलब ये है कि कितनी फास्ट ये रिएक्ट करता है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि करंट के मूवमेंट पर ये कितनी फास्ट रिएक्ट करता है, एक्साइटेबिलिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल भाषा में कि पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट आने पर कितना तेज एक्ट करता है, तो उसकी एक्साइटेबिलिटी है। और मूवमेंट जो कंडक्टिविटी है वो करंट के मूवमेंट का जो पूरी बॉडी में है, ये कंडक्टिविटी उसकी हायर होगी, एक्साइटेबिलिटी हायर होगी, कंट्रैक्टिबिलिटी हायर होगी। ये हम लोग बोले थे कि कितना करेगा। दो बातों पे आवश्यक है जो कंट्रैक्ट होने की कैपेसिटी है, कि स्टिमुलेट होना है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी भी तरीकों से स्टिमुलेट हो, माने एक्साइट हो, और एनर्जी आएगी कंट्रैक्ट होने के लिए, और ऊर्जा उत्पादन के लिए कुछ तत्व है जिसे ग्लूकोज आएगा, ऑक्सीजन आएगा, केमिकल रिएक्शन होंगे। इन तीनों के प्रयास से एटीपी बनता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हम लोग एटीपी बोलते हैं। तो ये बनता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जिम्मेदार है। ये 1 मोल एटीपी क्या है, एंजाइम 7.3 किलो कैलोरी हीट जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, और यही ऊर्जा एनर्जी मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। इसके हिसाब से मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये दो तरह के कंट्रैक्शन की बात हो रही है कि कैसा होता है। एक आइसोमेट्रिक है, एक आइसोटोनिक कंट्रैक्ट है। किस तरीके का है ये मसल सेल्स? तो आइसोमेट्रिक में क्या कहता है कि उसकी लंबाई चेंज नहीं होती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह संधि अस्थि संधि पर गति उत्पन्न नहीं कर। जैसे आप एक जगह खड़े हैं तो आपकी मसल सेल्स की लंबाई में चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन आप पे लोड मजबूर बियर होगा, उस पे लोड आएगा। आप जैसे कोई वजन उठा के रखे हैं तो लेंथ चेंज नहीं होगा, लेकिन उस पे लोड बियर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, माने मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, लेंथ चेंज नहीं होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। तो इसमें लेंथ चेंज नहीं होगा, लेकिन टेंशन बढ़ेगा, मस्कुलर टोनिसिटी बढ़ जाएगी, लंबाई चेंज नहीं होगी इस कॉन्ट्रैक्ट होने में। एक है जिसमें लेंथ चेंज होगी, जिसमें जैसे हाथ पैर आप चलाते हैं, बॉडी के और भी चीजों को मूव करते हैं, तो इसमें मूव होता है, तो कंट्रैक्ट होने से लेंथ चेंज होती है मसल्स की। इन मसल्स की जो लेंथ है वो चेंज होती है, लेकिन इसमें टेंशन नहीं चेंज होता। पहले वाले में क्या था, लेंथ चेंज नहीं हो रही थी, टेंशन इंक्रीज हो रहा था, मस्कुलर टोनिसिटी बढ़ रही थी, पेशीय तनाव माने मस्कुलर जो टेंशन है वो बढ़ रहा था, लेंथ चेंज नहीं हो रही थी। और इसमें लेंथ चेंज हो रहा है, टेंशन वही, जैसे हाथ पैर हम मूव कर रहे हैं तो हाथ पैर में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो रहे हैं, तो ये जो है मूवमेंट होता है। अभी इतना ही रखना है सर, टाइम हो गया हम लोग का 8:30 करीब। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्ट से रखना है। अब कैसा है, मैम को समझ में आया कि नहीं है, बताएंगे। नहीं, बढ़िया है। और नहीं, दोबारा जब पढ़ेंगी एक बार ना, दोबारा जब हाँ, पढ़ने के बाद समझ में आएगा सर। दोबारा जब पढ़ेंगी तो थोड़ा समझ में आएगा। हाँ जी क्योंकि सर। सर पीडीएफ मिल जाएगी ना? पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलने, वो मिलेगा वीडियो मिलेगा। नहीं अब ओके वीडियो मिलेगा, ओके सर। वीडियो सुनिएगा। तो हम लोग पीडीएफ चाहिए तो सर अलग से अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वीडियो में तो दिख रहा है सब चीजें।
हाँ हाँ उसमें जो अगर आप एक शॉर्ट नोट बना लेंगी तो इससे बढ़िया शॉर्ट नोट आपको मिलेगा नहीं। आप शॉर्ट नोट हाँ बनाइए इस पर, और जो आपने पढ़ लिया है इतना इससे इससे कम लोग बताएंगे, देख लीजिएगा। अभी आपको क्लासेस शुरू करेंगे तो एनीवे हम उसको बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि इसको आप एक बार बना लीजिए और उसको थोड़ा सा हाँ सर। बस जहाँ नोट्स बनाएंगे उस नोट्स में आपका वो वही आपकी काबिलियत होगी। और ये हमेशा समझिएगा, जब भी नोट्स बनाने की अगर काबिलियत है तो आगे चल के वही नोट्स काम देंगे। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए खुद पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे। ज्ञान को कभी सीमित नहीं रखना चाहिए, उसको बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इस प्रकार हम पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं, उनको मार्ग दिखा सकते हैं, उनको रोग मुक्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम लोग उनको याद करते हैं और उनके वचनों को याद करते हैं, जो उन्होंने कहा था कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल तक के लिए थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर।